नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएम स्टडी में। यूपीएसआई की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। स्पेशल पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप के सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो हमारा चल रहा था, तो वो क्या चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास में ही हम पढ़ रहे थे क्या? कंपनी रूल या कंपनी का शासन दोस्तों। और कंपनी का रूल या कंपनी शासन कब से कब तक चलेगा? वो 1773 से 1857 ईस्वी तक चलेगा दोस्तों। तो हमने इसके अंतर्गत ही पढ़ा था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम, हम इसके अंतर्गत पढ़ चुके थे। और रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत ही 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में स्थापना हुई थी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था उसको क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और दोस्तों वो कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। और हमने पढ़ा था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनाया गया था, तो वो किसको बनाया गया था दोस्तों? लॉर्ड एलिजा एम्पे को बनाया गया था। और दोस्तों फिर आया था 1781 ईस्वी का कौन सा एक्ट आया था? हम दोस्तों याद करने की कोशिश करेंगे। कौन सा एक्ट आया था दोस्तों? वो आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम आया था दोस्तों। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है? हुआ था कि जो 1773 ईस्वी का चार्टर एक्ट था, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम था, जो उसमें कमियां थी उसको पूरा कर दिया गया था। और जो वॉरेन हेस्टिंग था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसकी पावर को बढ़ा दिया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी की कानून बनाने की अनुमति किसको मिल गई थी दोस्तों? वो वॉरेन हेस्टिंग को मिल गई थी दोस्तों। और जैसे ही उसकी पावर को बढ़ाया गया दोस्तों, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल हुआ करता था लॉर्ड एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग क्या हुए कि आपस में क्या हो गए थे? ये मिल गए थे दोस्तों। अब जिसको वॉरेन हेस्टिंग चाहता था उसको लॉर्ड एलिजा एम्पे से कहकर उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया करता था। ये दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और इस पर जो कुशासन का आरोप लगाया था तो किसने लगाया था? आनंद कुमार, चेत सिंह और घसीटी बेगम ने दोस्तों लगाया था इस पर ही। लेकिन उनको भी क्या कर दिया गया था? फांसी पर चढ़वा दिया गया था लॉर्ड एलिजा एम्पे से कहकर वॉरेन हेस्टिंग ने दोस्तों। फिर हमने 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था दोस्तों। और फिर क्या पढ़ा था हमने? 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पढ़ा था। और इसी एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे 20 साल का व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ। और इसी के अंतर्गत ही भारत के अंदर आईसीएस की स्थापना की गई दोस्तों 1793 ईस्वी में ही दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कंपनी रूल ही चल रहा है और कंपनी रूल में ही हम क्या पढ़ेंगे? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट आएगा दोस्तों? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट या 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम। और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो तो सबसे पहला काम हुआ था तो दोस्तों क्या हुआ था? 1813 ईस्वी में ही क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। और दोस्तों ये क्रिश्चियन किस लिए आए थे? ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे दोस्तों। और 1813 ईस्वी में ही 1813 में ही 1 लाख पर एनम फॉर इंडियन एजुकेशन। 1 लाख प्रति वर्ष भारतीय
शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान आया दोस्तों। कौन से एक्ट के अंतर्गत आया था? वो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत आया था। और इसी के अंतर्गत ही 1813 में ही ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी was terminated except to trade of tea और ट्रेड विद चाइना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ही क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसको क्या कर दिया गया था? ख़त्म कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। दो व्यापार के सिवा, एक तो ट्रेड ऑफ टी, एक ट्रेड विद चाइना। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। सिवाय दो व्यापार के। तो वो कौन कौन से व्यापार थे दोस्तों? एक तो चाय का व्यापार, और दूसरा क्या था दोस्तों? चीन के साथ व्यापार। तो इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों? इसके अंतर्गत ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, सिवाय दो व्यापार के। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ दो व्यापार कर सकती थी भारत के अंदर। एक तो चाय का व्यापार कर सकती थी दोस्तों, और एक चीन के साथ व्यापार कर सकती थी भारत के अंदर रहकर। और इन दो व्यापारों को छोड़कर जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था सबको समाप्त कर दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण कार्य जो हुए थे तो वो किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत हुए थे? 1713 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हुए थे। और इसके बाद जो अगला चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम बनकर आया था वो दोस्तों कौन सा बनकर आया था दोस्तों? तो वो आया था 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। या 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। और ये जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का, तो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था दोस्तों? इसी के अंतर्गत हुआ था ट्रेड ऑफ, इसके अंतर्गत हुआ था दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ऑफ कंपनी was centralized।
कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। क्या हुआ था सबसे पहला कार्य 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी वॉज सेंट्रलाइज्ड, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया और गवर्नर इसी के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था तो दोस्तों कौन बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना था दोस्तों, दिख रहा। और इसी के अंतर्गत ही 1835 ईस्वी में ही उतार लो दोस्तों, और इसी एक्ट के अंतर्गत 1835 में ही इंग्लिश become the official language of India। अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों। और इसी एक्ट के अंतर्गत 1833 ईस्वी में ही ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी वाज एबोलिस्ड। ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी वाज एबोलिस्ड।
कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। यानी कि भारत के अंदर अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, कोई भी आकर पैसा लगाए और भारत के अंदर क्या कर सकता था, व्यापार कर सकता था। यानी कि जो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजलेख दिया गया था, हम सब जानते हैं 1600 को 31 दिसंबर सन 1600 को इस पर साइन हुए थे महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने, और इन्हें चार्टर एक्ट दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के अंदर व्यापार कर सकती थी, अदरवाइज़ कोई और व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन 1833 ईस्वी के इस चार्टर एक्ट के माध्यम से जो आया, तो इसके अंतर्गत जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, कोई भी भारत के अंदर आकर क्या कर सकता था दोस्तों, व्यापार कर सकता था। और इनको भारत के अंदर ज़मीन खरीदने की भी क्या मिल गई थी दोस्तों, अनुमति मिल गई थी दोस्तों। और इसके बाद जो अगला एक्ट बनकर आया था, तो दोस्तों वो कौन सा बनकर आया था, वो 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया था। कौन सा एक्ट बनकर आया था दोस्तों, 1853 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। और इसी के अंतर्गत सबसे पहला जो कार्य हुआ था दोस्तों, तो वो क्या हुआ था, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर टर्मिनेटेड। छह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित किया गया दोस्तों। और हम सब जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने नियुक्ति किए गए थे दोस्तों, तो वो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए थे दोस्तों। लेकिन जैसे ही 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हुए, टर्मिनेट हुए, तो कितने बचे 24 में 6 के, 18 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 18 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बचे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बचे थे। 24 में से 6 क्या हो गए थे, निलंबित हो गए थे दोस्तों। और 1853 ईस्वी में ही 1853 में ही रिटन एग्जामिनेशन फॉर ICS भारतीय नागरिक सेवा की लिखित परीक्षा स्टार्ट हुई। प्रारंभ हुई दोस्तों। जो ICS या इंडियन सिविल सर्विस जो भारत के अंदर किया गया था, इंडियन सिविल सर्विस या भारतीय नागरिक सेवा, तो इसकी जो लिखित परीक्षा थी वो स्टार्ट हो गई थी। और ये जब ये स्टार्ट हुई थी तो कब से हुई थी, 1853 ईस्वी में। और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करता था दोस्तों, वो कौन हुआ करता था, वो लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था दोस्तों। ये याद रखने की बात है कि जिस समय
आईसीएस की लिखित परीक्षा स्टार्ट हुई थी, तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। और ये आईसीएस की परीक्षा जो थी वो कहाँ पर होती थी दोस्तों? वो 1853 से 1922 ईस्वी तक कहाँ पर होती रही दोस्तों? लंदन में, इन लंदन या लंदन में होती रही दोस्तों। कब से कब तक? 1853 से 1922 ईस्वी तक कहाँ पर होती रही दोस्तों? ये लंदन में होती रही दोस्तों। और 1923 ईस्वी में ही 1923 ईस्वी से ये स्टार्ट हुई। कहाँ पर? भारत के अंदर होनी आईसीएस की परीक्षा स्टार्ट हुई। तो उस समय जो भारत का वायसराय हुआ करता था दोस्तों, तो वो कौन हुआ करता था? वो लॉर्ड रीडिंग हुआ करता था। और 1923 ईस्वी से कहाँ पर स्टार्ट हुई? भारत में आईसीएस की लिखित परीक्षा। 1923 ईस्वी में आईसीएस की लिखित परीक्षा कहाँ पर स्टार्ट हुई होनी? भारत के अंदर। लेकिन 1853 से 1922 ईस्वी तक ये कहाँ पर होती थी दोस्तों? तो ये लंदन में इसकी परीक्षा होती थी। यानी कि इनका जो असल मकसद था अंग्रेज़ों का, तो वो ये था कि जो आईसीएस की परीक्षा है तो उसमें भारतीय कम से कम मात्रा में भाग ले पाए। तो इसलिए इन्होंने कहाँ पर करानी स्टार्ट की थी? वो लंदन में करानी स्टार्ट की थी। लेकिन 1923 ईस्वी में ये भारत के अंदर स्टार्ट होनी शुरू हुई। और उस समय जब 1923 ईस्वी में ये स्टार्ट हुई, तो उस समय जो भारत का वायसराय हुआ करता था, वायसराय ऑफ इंडिया, या भारत का जो वायसराय हुआ करता था, तो वो कौन हुआ करता था दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग हुआ करता था दोस्तों। लॉर्ड रीडिंग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य किसके अंतर्गत हुए थे? 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हुए थे दोस्तों। और इसी में ही 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। और 1857 ईस्वी की क्या हुई थी दोस्तों? क्रांति हुई थी 1857 ईस्वी की। और 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो इसी विद्रोह के अंतर्गत जब अंग्रेज़ों ने आपस में विद्रोह हुआ और लड़ाई हुई, तो क्या हुआ कि जो मुग़ल थे उनके साम्राज्य को पूरी तरीके से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया दोस्तों। जो मुग़ल शासन चल रहा था भारत के अंदर, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो उसको क्या कर दिया गया? बहादुर शाह ज़फ़र जो लास्ट थे, उनको कहाँ भेज दिया गया था? वो रंगून भेज दिया गया था दोस्तों, कैद करके। और मुग़ल शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और भारत के अंदर जो अगला एक्ट बनकर आया था, तो दोस्तों वो कौन सा आया था? वो 1858 ईस्वी का कौन सा आया था? 1858 ईस्वी का गवर्नमेंट एक्ट या भारत शासन अधिनियम आया था 1858 ईस्वी का। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। और इसको कहाँ पर पढ़ा जाएगा? वो कहाँ पर पढ़ा गया? 1858 ईस्वी में ही मिंटो पार्क, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। वो किसके द्वारा पढ़ा गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ाया गया था, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे कल। और आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, क्योंकि दोस्तों हम इस YouTube चैनल के माध्यम से ही हम आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही ये इतिहास ख़त्म होगा उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जो संविधान पढ़ेंगे। और संविधान में ही क्या होगा? आपका प्रियम्बल, प्रस्तावना होगी। और उसके बाद संघ और उसके राज्य ये पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 से 4 तक। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम नागरिकता के कानून पढ़ेंगे। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। और उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सबको पढ़ेंगे हम दोस्तों, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। फिर उसके बाद राष्ट्रपति चलेगा, यानी कि आपका संघ चलेगा आपका। और संघ में आपकी चलेगी क्या? राष्ट्रपति चलेगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितने भी सारे प्रावधान हैं दोस्तों इसके अंतर्गत ये पढ़ाए जाएंगे आपको दोस्तों। और इसके अंतर्गत ही आपको पढ़ाया जाएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़। और इसके अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और एजी अटॉर्नी जनरल। और उसके बाद लोकल गवर्नेंस।
और ये सब जो है आपको पढ़ाया जाएगा इसी के माध्यम से। और ये सब क्योंकि पढ़ने के बाद जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम आएगा कि जो प्रीवियस ईयर में आया था, तो उससे हटकर यानी कि इस सिलेबस से हटकर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। और ये सब कुछ समाप्त किया जाएगा दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जो है शेयर करें, इसको वीडियो को शेयर करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए दोस्तों और अपने नोट्स खुद बनाइए दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो है अपने नोट्स जो है खुद तैयार करें, ये ना कि दूसरे पे डिपेंड न बैठें। अपने अगर अच्छे से नोट्स तैयार करोगे तो वो अच्छा समझ में आता है, लेकिन जो नोट्स दिए जाते हैं तो उसमें इतना नहीं आता है दोस्तों। हालांकि नोट्स जो है हम भी देंगे, इसको बार बार कहना पड़ रहा है, लेकिन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की तैयारी करनी है दोस्तों। और जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं हम हिंदी, आजकल में दोस्तों हिंदी स्टार्ट होने वाली है और मैथ रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। तो जय हिंद दोस्तों।